नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है पौधों से बने जीवनाशों द्वारा फल व सब्जियों में रोग प्रबंधन। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर HR गौतम जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आए दिनों में न्यूज़पेपर में, मीडिया में जो है वो पेस्टिसाइड्स का बहुत जिक्र हो रहा है। जो भी हम फूड खा रहे हैं या कोई भी चीज़ हम इंटेक कर रहे हैं, या सब्जियां हो गई या आपके फ्रूट्स हो गए, तो सर उनमें पेस्टिसाइड्स का बहुत रोल रहता है। तो सर, ये जो हमारे पौधों से बने जो हमारे कीटनाशक हैं, तो इनका क्या रोल रहता है सर? हाँ, तो ये आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। वास्तव में जो है कि जो हम ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, तो इनका अगर तो सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले तो चलो दर्शकों को ये बात थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। अगर इसका सही से इस्तेमाल करें, उसमें हम एक चीज़ बोलते हैं वेटिंग पीरियड, के छिड़कने के बाद इतने दिनों के अंदर फल या सब्जियों को मत तोड़ें। लेकिन किसान उसमें गलतियां कर जाते हैं और थोड़ा जैसे मार्केट में डिमांड होती है तो वो है। तो अब हमारे पास एक अगर हम ये देखें कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, तो इनका इतिहास कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि 70-80 साल से पुराना इतिहास नहीं है। तो उससे पहले भी पूरे विश्व में इतनी जनता हमारी थी, आबादी थी, जो वो अपना अनाज उगाती थी, खाती थी। तो उसमें हमारे जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, तो उनमें ऐसा जिक्र मिलता है कि जो हमारे लोग थे, वो जो ऐसी चीज़ें जो नॉन केमिकल थी, जो केमिकल नहीं थी, तो उनके प्रयोग से अपनी फसलों को बचाते थे। जी सर, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनसे ये कीटनाशक जो है वो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं? हाँ, उसमें मैं जब हिमाचल के पौधों पे आने से पहले मैं इसमें नीम के पौधे का ज़रूर जिक्र करूँगा। तो हम जहाँ भी बात करते हैं तो नीम के पौधे का ज़रूर बताते हैं। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो नीम के पौधे हैं वो भारतवर्ष में होते हैं। तो हमारे कोई 2 करोड़ के लगभग पौधे जो हैं हमारे देश में पाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे गर्म इलाके हैं निचले, जैसे सोलन का नालागढ़, बिलासपुर है, कांगड़ा है, तो इन क्षेत्रों में नीम के पौधे होते हैं। तो मैं इसको जो केमिकल पेस्टिसाइड्स के संदर्भ में इसकी बात करूँगा कि नीम का एक ही पौधे में इतनी क्षमता है कि अगर हम पूरे केमिकल पेस्टिसाइड्स को बंद कर दें, तो हम एक पौधे से अपना पूरा बीमारियों और कीड़ों का समाधान कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो केमिकल पेस्टिसाइड्स की जो यूज़ है, वो है कोई 50-55 हज़ार टन के करीब। और नीम के 2 करोड़ पौधे हैं, जिससे कि हम सबसे जो नीम के पेस्टिसाइड्स बनते हैं और नीम के तेल से बनते हैं, पत्तों से और दूसरे भागों से, पत्तों के रस से भी बनते हैं। तो नीम जो हमारे देश में जितने पेड़ हैं, उनसे 60-70 हज़ार टन तक तेल का उत्पादन हो सकता है। तो हमें रिक्वायरमेंट है 55 हज़ार टन की। तेल जो नीम का हमारे पास अवेलेबल है वो 70 हज़ार टन के करीब है। तो एक ही पौधे में इतनी क्षमता है। लेकिन अब हम अपने मूल विषय पे आ जाते हैं कि हिमाचल में क्या होता है। हिमाचल में दर्जनों ऐसे पौधे हैं जिनसे कि हम वैसी ही नीम से मिलती जुलती गुण हैं, जिनसे कि हम पौधों में बीमारियों को रोक सकते हैं। और अच्छी बात है कि बीमारियों के साथ साथ उसमें जो नीम के जो सब फल और सब्जियों के दूसरे कीड़े होते हैं, वो भी उनका भी नियंत्रण हो जाता है।
सर अभी आपने जिक्र किया कि ये जो नीम है, ठीक है, तो इससे हम अपना उपचार कर सकते हैं। हाँ जी। बट सर हिमाचल में ये जो नीम है ये हमें निचले क्षेत्रों में जो है वो पाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपके पास उन्ना हो गया, बिलासपुर हो गया, हाँ जी, हमीरपुर हाँ हुआ। जी। अगर हम बात करें सर अपर हिमाचल की, हाँ जी। कि जैसे आपके पास शिमला आ गया, आपके पास जो है वो लाहौल स्पीति आ गया, तो इसमें सर कैसे हम अपनी सब्जियों व फलों का उपचार कर हाँ सकते जी, हाँ हैं, जी। क्योंकि वहाँ पे तो सर नीम अवेलेबल नहीं हाँ जी, है। हाँ जी। अब नीम से एक मिलता जुलता पौधा है द्रेक। हाँ, तो वो नीम के परिवार का ही पौधा है, जिसको हम जैसे बोटेनिकल उसका नाम होता है एक पूरे जिससे हम उस पौधे को वर्ल्ड ओवर जानते हैं, इसको बोटेनिकल नेम कहते हैं। तो उसका नाम है मिलिया अजेडेरेक। वो नीम के परिवार का पौधा है। तो वो जो है जितने भी हमारे प्रदेश के मध्यवर्तीय भाग हैं उसमें सब में होता है वो। तो और उसमें भी हम बीज का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और पत्तों का प्रयोग भी करते हैं। और इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे पौधे हैं। अब जैसे कि एक पौधा होता है कड़व्या करके कहते हैं हम उसको, कड़व्या, कड़व्या, हाँ जी। तो और वो झाड़ी होती है, सदाबहार है, ठीक है। तो वो भी हमारे जो प्रदेश के मध्यवर्गीय भाग हैं और जो निचले क्षेत्र हैं सारे में होता है वो कड़व्या, और उसकी झाड़ी होती है। और उसका भी हम, उसके अलावा तुलसी है, उसके अलावा एलोवेरा है। अब एलोवेरा आपने देखा होगा कई जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसमें भी प्रयोग होता है, और वो एंटी माइक्रोबियल है। और उसके अलावा जो एक पुदीना होता है तो वो है। उसके अलावा एक पौधा होता है सफ़ेदा, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, तो सफ़ेदे के जो पत्ते होते हैं उसमें भी ऐसे पदार्थ होते हैं। तो उसके अलावा एक हमारे उसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बना। तो वो भी हम गाँव में अगर लोगों से बात करेंगे तो उसके पत्ते लोग कई बार पशुओं को बीमारियों के लिए भी देते थे। हाँ जी, हाँ आजकल भी देते हैं। और इवन कई उसमें आदमियों में, हाँ हाँ, तो उसका लेप वगैरह लगाते हैं, ठीक। तो उसके पत्तों में भी, और जो उसकी कोमल कोमल टहनियाँ होती हैं उसके, उसमें भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं, वो है। और इसके अलावा गेंदा हो गया, एक बोगनवेलिया फूल होता है, आपने देखा होगा घरों के आगे वो बेल लगी होती है। अब उसमें आप जैसे हमारे किसान भाई गौर करेंगे, अब बरसात में हमारे ये होता है, स्नेल्स होती हैं, वो जो उसको सारे फूलों के पत्तों को, सारी चीज़ों को खा जाती हैं, लेकिन वो कभी बोगनवेलिया पे नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि अगर हम बोगनवेलिया के पत्ते को थोड़ा सा बाइट करें तो हमें लगेगा कि कड़वा है वो। तो इतने सारे पौधे हैं। तो और इसके अलावा पुदीना, तुलसी, तो तुलसी में भी ऐसे गुण है। अब तुलसी में देखो, अगर हम अपने बुजुर्गों से बात करते हैं, खांसी हो जाए तो तुलसी, काली मिर्च और ये चीज़ें खा के, तो उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम आज के दिन में इसलिए इस बात को कहते हैं क्योंकि हमने लेबॉर्ट्री में, हमने एक हमारा जो नौनी में विश्वविद्यालय है और पालमपुर में भी विश्वविद्यालय है, तो उनमें ऐसे कई सारे शोध कई सालों से हो रहे हैं, जिसमें कि लेबॉर्ट्री में ये देखा गया है कि ये जो पौधे हैं, ये जो इन बीमारियों को, पौधों की बीमारियों को, भिन्न भिन्न बीमारियों को जो फफूंद और बैक्टीरिया करते हैं, तो इनको मारने की क्षमता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। तो सर अभी जब आपने इतने पौधों का नाम लिया, तुलसी लिया, नीम लिया, आपने जो है वो बहुत ज़्यादा पुदीना इसमें आपने इंक्लूड किया, तो सर इन पौधों से जो है वो हम कैसे इन जीवनाशक दवाइयों का जो है वो कैसे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें वास्तव में किसानों के लिए जो चीज़ बतानी है, उसको किसी चीज़ को अगर हमें चाहें कि किसान उसको अडॉप्ट करें, उसको बिल्कुल साधारण भाषा में और साधारण तरीके से बताना है। तो इसमें भी साधारण बिल्कुल तरीका है। हमें किसान भाइयों को ये करना है कि जैसे उसको अब ये देखना है कि उसको 50 लीटर उसने पानी ले लिया, या किसी भी मात्रा में वो पानी ले सकता है ना। तो जैसे वो एक ड्रम है, एक ड्रम में उसने पानी ले लिया, और उसके बाद अब उसको इस विषय में नहीं जानना है कि
कौन सा पौधा उसको मिल रहा है। हमने उसको 10 तरह के पौधे बता दिए हैं। हमने ये देखना है कि जो दरेक और नीम भी किसी इलाके में है तो उसके तो हमने बीज लेने हैं और उन बीजों को अच्छी तरह से पीस लेना है मिक्सी में, है ना, तो क्योंकि हार्ड होते हैं वो तो। और बाकियों के पत्ते, तो पत्तों को हम वो जो पशुओं का घास काटने की मशीन होती है, हर एक घर में होती है जिससे हम काटते हैं घास को, तो उसमें उन चीज़ों को छोटा छोटा काट लेना है ताकि 2 या 3 सेंटीमीटर के उसके टुकड़े बन जाए। फिर उन पत्तों को हम उस ड्रम में डाल दें। तो अगर हमने 50 लीटर पानी लिया है तो उसमें अंदाजे से 20-25 किलो पत्ते डाल देने हैं, ठीक है, तो डबल पानी ले लेना है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास पशु हैं, गाय है, तो हम पानी की जगह गाय के मूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें भी देखते हैं कि उसमें भी जो पौधों को रोगों के जो ये फफूंद होती है और बैक्टीरिया होती है उसको मारने की क्षमता है। तो अगर हमारे पास पूरी तरह से गौमूत्र नहीं है तो जितना गौमूत्र है उसकी बजाय उसको पूर्ति के लिए उसके बाद पानी डाल सकते हैं। तो हमने जितना गौमूत्र या पानी लेना है उससे आधी मात्रा में जो भी पत्ते, अगर हमारे पास 2 किलो पत्ते एक के अवेलेबल हैं, 3 किलो दूसरे के, 4 किलो, तो ऐसे उसमें नहीं हमें जाना है। जितने भी हैं जिसके मिल रहे हैं उतने हमने उसमें डाल देने हैं। तो एक तरीका तो थोड़ा सा लंबी विधि हो गई कि आप उन पत्तों को उसमें ड्रम में डाल दो। जब आप पशुओं के लिए घास वगैरह लेने जाते हैं तो हमने पौधे बता दिए, उनका वो ले आओ आप पत्ते बीज और उसमें डाल दो ड्रम में, है ना। बीजों को आपने पीस के डालना है तो और उसको महीना भर उसमें रहने दो ताकि वो गल जाएंगे अच्छी तरह से। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, आजकल हमारे पास बड़े बड़े ग्राइंडर आते हैं, तो उन ग्राइंडर्स में आप ये जो थोड़े से कमर्शियल ग्राइंडर होते हैं, तो क्योंकि छोटी मिक्सी में तो पीसा नहीं जाएगा, तो उसमें इनको पत्तों को और बीज को पीस लो और उसी रेशो में आप उसमें मिला दो। जो अगर 25 किलो ये मटेरियल है तो 50 किलो पानी में डाल दो, तो वो फिर हमारा वो घोल तैयार हो गया। तो इसमें सिंपल तरीका है। तो हम इंस्टेंट भी बना सकते हैं और इसको 1 महीने के उसमें भी। हाँ जी सर, सबसे बड़ी बात आती है कि हमने जब प्रिपेयर कर दिया, हाँ जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसको किस रेशियो में जो है वो हमारे जो किसान भाई बहन है इसका छिड़काव करें। हाँ। क्योंकि अगर सर सही रेशियो नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी फसल पर पड़ता है। हाँ जी, तो इसका सही जो रेशियो होगा हाँ जी। इस कीटनाशक का वो क्या रहेगा सर? हाँ, तो एक तो हम रेशो तो जो इसकी रहती है वो तकरीबन 5% पे हमें इसको करना है। तो लेकिन 5% का मतलब हो गया कि जो हमने बनाया वो 50% बना, क्योंकि उसमें हमने पानी डबल डाला हुआ है, ठीक है। तो उसमें 10 लीटर अगर हम 100 लीटर में डालेंगे, क्योंकि वो 50% है, तो 10 लीटर अगर 100 लीटर में डालेंगे तो वो 10, लेकिन वो 50% है, इसलिए वो 5% होगा। तो सर इसकी पूरी कॉस्ट क्या पड़ती है अगर फार्मर्स ने खुद ही इसको प्रिपेयर करना है? हमने इसमें ये देखा है कि आपकी जो आपने उसको केमिकल पेस्टिसाइड्स को खरीदना था वो सारी कॉस्ट आपकी ख़त्म हो गई। आपके एडिशनल कॉस्ट, अब आपकी कॉस्ट जो है, जो चीज़ें हमने किसानों को बताई हैं वो सारे उसके खेत के आसपास मिल जाती हैं। हाँ, और उसमें हमने जैसे एक केंद्र सरकार की परियोजना में हमने काम किया था, तो उसमें हमने 2-3 ज़िलों में, हिमाचल में जैसे सोलन, सिरमौर और मंडी ज़िले में, उसमें लोगों को हमने ऐसा प्रशिक्षण द्वारा प्रेरित किया था कि वो जैसे अपने गांव के स्तर पे, जैसे एक कम्युनिटी के लेवल के ऊपर, अब एक गांव में एक आदमी अगर थोड़ा वो उसके पास समय है तो वो बना सकता है, वो 3-4 ड्रम बना सकता है, तो वो अपने जो दूसरे उसके गांव के लोग हैं उनके साथ वो शेयर भी कर सकता है। तो कि मैं आपको उसमें जो भी वो दाम अब आपस में तय करें तो उस तरीके से वो कर सकते हैं। तो आपकी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स की अगर हम ये माने कि हमें फसल उत्पादन में मेरे हिसाब से कुछ 10% जो खर्चा है वो ज़रूर केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर आता होगा, तो आपने 10% खर्चा जो है बचा लिया और आपने सिर्फ आपके पास जो वो छिड़काव करने का जो वो है वो आपके पास सिर्फ रह गया।
हमें लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमने ये जो पौधों से बने जीवनाशी को तैयार करना है, उसके बाद उसको जैसे मलमल या इस तरह के कपड़े से छान जरूर लेना है। वो इसलिए क्योंकि उसमें वो पत्तियों के और उसमें छोटे छोटे वो पार्ट्स होंगे, तो क्योंकि जो हमारे स्प्रेयर की नोजल होती है वो उसमें बड़े कम छेद होते हैं, बारीक छेद होते हैं, तो उसमें ना हो, इसलिए उसको जैसे हम गांव में कहते हैं कपड़ छान कर लो इसको, तो कपड़े से उस तरीके से करना है ताकि वो जो घोल है वो पूरी तरह से ठीक रहे। जी, तो सर ये जो पौधों से बने हमारे कीटनाशक हैं, क्या ये हम सभी फल और सब्जियों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं या सिर्फ चुनिंदा सब्जियों पर इसका स्प्रे होता है? नहीं, इसका हम सभी पे कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जितना हम अलग अलग पौधों को मिलाएंगे, उसकी जो जैविक जीवनाशी की जो शक्ति है वो उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर हम उसमें कड़वा लेंगे, पुदीना लेंगे, वो लेंगे, तो जैसे हम केमिकल पेस्टिसाइड्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, जैसे हम दवाइयों में करते हैं भाई इसमें टेक्निकल क्या है, तो इसमें कई तरह के टेक्निकल आ जाएंगे और उससे जो है जैविक अगर हम 5-6 तरह के मिलाएंगे तो वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा जैविक जीवनाशी जो हम 4 से बनाएंगे। चाहे उसमें थोड़ा सा ही फर्क रहेगा 2-4% का। ऐसा नहीं है कि जो नीम के से बने हुए, द्रेक से बने हुए वो खुद में बहुत प्रभावशाली होते हैं। अगर हम उसमें कड़वा भी मिला लेंगे, बना भी मिला लेंगे, तुलसी भी मिला लेंगे तो वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। और इनको जब हम 3-4 को इकट्ठा मिला लेते हैं, और इसमें अब पिछले कुछ सालों से जो शोध सारे भारत में और बाकी जगहों में हो रहा है, वो एक प्लांट को, जिस तरह से आपने देखा होगा कोरोना काल में हमें कहते थे काढ़ा पियो, वो पियो, तो उसमें एक इम्यूनिटी जो आदमियों में डेवलप होती थी, हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर, उसी तरह का अब जो शोध हो रहा है उसमें हमारे दोनों विश्वविद्यालयों में इस तरह का भी काम हो रहा है कि तो इस तरर की इम्यूनिटी प्लांट्स में आती है। ओके, मतलब एक्चुअली ये इम्यूनिटी बूस्टर्स का काम करता है। दोनों एक सीधी तरह से भी मारेगा उनको, फफूंद को और बैक्टीरिया को, और प्लांट में एक अलग तरह की प्रक्रिया होती है उसमें, पर हम उसको ब्रॉडली ये कह देंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। पौधा जो है शक्तिशाली तरीके से उनका प्रतिरोध करेगा, फफूंद का भी और बैक्टीरिया का भी, उनको आसानी से अपने ऊपर जो है आक्रमण करने नहीं देगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें क्या सहयोग रहता है? इसमें केंद्र सरकार के स्तर के ऊपर भी और राज्य सरकार के स्तर के ऊपर भी जो जैविक खेती है, इसको एक बड़े सक्रिय रूप से और एक अच्छी स्कीम के रूप में जो है केंद्र सरकार बहुत सालों से उसके ऊपर किसानों को आकर्षित करने के लिए स्कीम्स है। और प्रदेश सरकार ने भी पिछले काफ़ी सालों से जैसे जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उसके ऊपर एक, जैसे मैं उसमें कहूँगा टॉपअप के रूप में यहाँ पे जो प्राकृतिक खेती है उसको शुरू किया है। तो उसमें किसानों को इसको अपनाने के लिए उसमें आर्थिक सहायता भी दी जाती है और वो भी दी जाती है, ताकि मदद भी दी जाती है और इनपुट्स भी दिए जाते हैं। अब इसमें जैसे प्राकृतिक खेती है तो अब जैसे कई जगह लोगों ने पशु पालने छोड़ दिए हैं, तो उसमें कि वो गाय खरीदें और वो क्योंकि उसमें गाय के मूत्र और गोबर और उसका भी उसमें प्राकृतिक खेती में काफ़ी उपयोग है, तो उस तरह के काफ़ी प्रोत्साहन है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि कोई भी चीज़ सक्सेसफुल तभी होती है जब हम एक मन से सारे किसान भाई ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें इस खेती को छोड़ के दूसरी खेती को अपनाना है, तो सबसे ज़्यादा सक्सेस तो तभी हो पाएगी। सर, जो मेन बात है वो है कि अवेयरनेस जो है वो आप हमारे फार्मर्स में कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं सर इस सब चीज़ों के लिए सर अनअवेयर हैं। वो आजकल जो है वो दूसरी पेस्टिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनसे सर अल्टीमेट एम क्या है सर सबका, कि हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो, हमें जो है वो कॉस्ट ज़्यादा मिले। तो आप उनमें सर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं ताकि उनमें जो है वो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो?
नहीं, नियमित रूप से जो विश्वविद्यालय हैं और जो हमारे उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है हिमाचल प्रदेश में, और जो केंद्र सरकार के भी कुछ विभाग हैं, जैसे सोलन में एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर उसका, जो कि ऐसे जो मित्र कीड़े होते हैं और ऐसे जो जैविक तरीके से वो नियंत्रण करते हैं, तो ऐसे विभिन्न संस्थाओं द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं और एक अवेयरनेस लाई जाती है। अब इसमें और एक अच्छी बात ये है कि जो जैविक तरीके से जो उत्पादन होता है उसमें ज़्यादा कॉस्ट मिलती है, क्योंकि अगर हम मार्केट में जाएंगे आजकल शहरों में तो देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है, और आजकल ऑर्गेनिक दालें भी आ रही हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उसकी मार्केटिंग कर रही हैं, तो वो हमेशा जो है वो चीज़ें 25 से 100% तक ज़्यादा जो उन पे दाम जो है वो मिलता है। तो लेकिन मेरा लोगों से ये आग्रह रहेगा कि बीइंग ए कंज्यूमर भी, अब जैसे मैं एक किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी जैसे प्रेफर्ड एक होता है, प्रेफर्ड फ्रूट्स आपके कौन से हैं, तो मैं हिचकता हूँ अंगूर खाने में, स्ट्रॉबेरी खाने में और ऐसी कुछ चीज़ें, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन मैं अपने सारे दर्शकों के लिए कहूँगा कि आपने हिचकना नहीं है कि कभी भी कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल आप लाते हैं, अब जैसे हम भिंडी होती है, बैंगन है, इसमें भी काफ़ी छिड़काव होता है, क्योंकि जो तो इसको हमेशा आधा घंटा पानी में पूरी तरह से डुबो के रखें, और उससे 90% से अधिक जो भी उसमें होता है वो कोई भी पेस्टिसाइड वो उससे निकल जाता है। और अगर हम उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे उस वाले पानी से, तो तकरीबन काफ़ी हद तक वो उससे निकल जाता है। तो ऐसे फ्रूट और सब्जियां जैसे दो तीन के नाम मैंने ले लिए, तो जिनमें ऐसा है उनको हमेशा, और एक हमें वही बनानी चाहिए आदत कि कोई भी सब्जी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसको आधा घंटा पानी में पूरी तरह से डुबो के रखें और तभी उसको पकाएं या खाएं। जी बिल्कुल सर, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि हमें किस तरह से जो है वो पौधों से जो है वो हम कीटनाशक जो है वो तैयार कर सकते हैं, जैविक कीटनाशक। सर, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।